ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद लाइक करो और खास करके उसको शेयर करना न भूलें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ नंबर 9 जिसका नाम है कुत्ते की सीख, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह। इनका उपनाम है दिनकर। साहित्य प्रकार है कथा काव्य। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। पाठ 9 जिसका नाम है कुत्ते की सीख, जिसके कवि हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। आज सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय की बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हुए। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु अब 24 अप्रैल 1974, इनकी उम्र हुई 65 साल, मद्रास, तमिलनाडु, भारत के अंदर हुई थी। इनका व्यवसाय है कवि और लेखक। इनकी अवधि यानी काल, समय की बात करें तो आधुनिक काल। विधिया गद्य और पद्य। विषय कविता, खंडकाव्य और निबंध। समीक्षा। साहित्यिक आंदोलन की बात की जाए तो राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद आंदोलन उन्होंने किया था। उल्लेखनीय कार्य कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार। उनके उल्लेखनीय सम्मान की बात की जाए तो 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में पद्म भूषण और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर काव्यों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का परम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। इनकी कुछ कविता संग्रह की बात कर दूं। रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूपछां 1946, सामधेनी 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, रश्मिरथी 1954, नीम के पत्ते 1954, दिल्ली 1954, नील कुसुम 1955, नए सुशोभित 1957, सीपी और शंख 1957, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, हारे को हरि नाम 1970, प्रणभंग 1929, सूरज का बिहा 1955, कविश्री 1957, कोयला और कवित्व 1964, मोती तिलक 1964। इन्होंने आत्मा की आंखें 1964 में अनुवाद भी किया था। इनके खंडकाव्य की बात उर्वशी 1961। इनकी कुछ चुनी रचनाओं के संग्रह की भी बात कर दूं। चक्रवाल 1956, सपनों का धुआं, रश्मिमाला, भग्न वीणा, समर नींद है, समानांतर, अमृत मंथन, लोकप्रिय दिनकर, दिनकर की श्रुतियां, दिनकर के गीत, संचयिता, रश्मिलोक। इन्होंने कुछ बाल कविताएं भी लिखी थी। चांद का कुर्ता, नमन करूं मैं,
सूरज का ब्याह जो कविता के रूप में है, चूहे की दिल्ली यात्रा, मिर्च का मजा। कुछ उनकी प्रतिनिधि रचनाएं भी हैं। दूध दूधा, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। परंपरा, परिचय, दिल्ली जो कविता के रूप में है, झील, वातायन, समुद्र का पानी, कृष्ण की चेतावनी, ध्वज वंदना, आग की भीख वगैरह इनके ये संग्रह हैं जिन्होंने इन्होंने रचना की थी, पर इनका जीवन परिचय पूर्ण होता है। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ 9 कुत्ते की सीख, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य प्रकार है कथा काव्य। अब हम आगे इस कविता के सार की बात करेंगे। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खर है, यानी खरगोश होता है ससला, उसकी कहानी है। इस कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। कविता का सार। जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। घास की कोमल पत्तियां खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच गया, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ता निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। यहाँ पर कविता का सार पूर्ण हुआ। यहाँ पर कविता शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कुत्ते की सीख। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। यहाँ पर झुरमुट का अर्थ होता है पास पास उगी झाड़ियां। भीतर इसका अर्थ होता है अंदर। खरहा इसका अर्थ होता है खरगोश। आंख बचाकर रखना ये मुहावरा है। आंख बचाकर रहना इसका अर्थ होता है नजर से दूर रहकर या छिपकर जीना। इस दो पंक्तियों की समझौती दे दूं। एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियां थी। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था, ताकि वह किसी की नजर में न आए। आगे पंक्ति है, फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था। फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। यहाँ पर फुदकना इसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह उछलते हुए चलना। फुनगी इसका अर्थ होता है घास की ऊपर वाली नरम नरम पत्तियां, यानी घास के ऊपर जो नरम नरम पत्तियां होती हैं उसे फुनगी कहते हैं। चुनकर इसका अर्थ होता है ढूंढ कर। चुन चुन कर यानी ढूंढ ढूंढ कर वह खाता था। इस काव्य पंक्ति की समझौती समझा दूं। वह फुदक फुदक कर घास की कोमल पत्तियां चुन चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। आगे पंक्ति है, एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। यहाँ पर झाड़ी का अर्थ होता है छोटे पौधे, यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वह।
इस काव्य की पंक्ति को समझा दूं। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहां की एक एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा। आगे पंक्ति है, आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। यहाँ पर खैर का और अर्थ होता है कुशल। काव्य पंक्ति की समझौती की बात कर दूं। कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। यहाँ पर काल इसके शब्द का अर्थ होता है समय, लेकिन इस काव्य पंक्ति के अंदर समझौती में हमें समय, काल का अर्थ समय नहीं, लेकिन इसका अर्थ करना है मृत्यु। तो यहाँ पर काल का अर्थ लेंगे हम मृत्यु। यहाँ पर एक मुहावरा भी है, पीठ पर काल होना। इसका अर्थ होता है सिर पर मौत होना। ये मुहावरा है, पीठ पर काल होना, इसका अर्थ होगा सिर पर मौत होना। चलिए हम इस काव्य पंक्ति के समझौती को भी समझा दें। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल यानी मृत्यु कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ, यानी खरगोश जो है वो झटपट तेजी से भागा और भागकर खड़ा होकर भागने लगा। आगे पंक्ति है, जपता पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर। जपता पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। यहाँ पर झपटना इसके शब्द का अर्थ होता है आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। इस पंक्ति की समझौती की बात कर दूं। कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने का कारण वो उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। यानी खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन उसके हाथ में नहीं आता, तो वो जोर लगाकर वो भी दौड़ता है। कुत्ता भी उसके पीछे जोर लगाकर दौड़ता है। आगे पंक्ति है, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। यहाँ पर कंटीली का शब्द का अर्थ होता है कांटे वाली। काव्य पंक्ति की समझौती की बात, खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। 4 मिनट तक ये खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते की दौड़ 4 मिनट तक चलती रहती है। इतने में सामने एक क्या आ जाती है, कांटेदार घनी झाड़ी आ जाती है। आगे पंक्ति है, भरकर एक छलांग गया छिप करहा बिहड़ वन में।
भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। यहाँ पर बिहड़ का अर्थ होता है उबड़ खाबड़। बिहड़ वन यानी उबड़ खाबड़ जंगल। काव्य पंक्ति की समझूती। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। खरगोश जो है उसने एक लंबी छलांग लगाई और घनी कांटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में वो निराश हो गया और वापस लौट पड़ा। आगे पंक्ति है। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। लोमड़ी आपको मालूम होगी, जिसको જેને ગુજરાતીમાં શિયાળ કહેવાય અને અંગ્રેજીમાં ફોક્સ કહેવાય, ફોક્સ કહેવાય, એટલે लोमड़ी, हिंदी में उसको लोमड़ी कहते हैं। एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। क्या कहती है वो? कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। आगे पंक्ति है। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। यहाँ पर देह इस शब्द का अर्थ होता है शरीर, काया। जीव जंतु, यहाँ पर इसका अर्थ लेना है हमें छोटे जानवर, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उसे। ऐसे तो जीव जंतु तो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको कहा जाता है, लेकिन यहाँ जीव जंतु का अर्थ हमें क्या करना है? छोटे जानवर। खरगोश जो है वो एक छोटा जानवर है, इसीलिए यहाँ जीव जंतु उसका अर्थ करेंगे हम छोटे जानवर। फिर आगे लोमड़ी क्या कहती है? उसने कहा, तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। यानी लोमड़ी क्या कहती है कि तुम इतने ताजे मोटे हो फिर भी यानी दौड़ते हुए थक जाते हो, और तुम जंगल के इन छोटे छोटे जो जीव जंतु है, छोटे छोटे जानवर है, उनको भी तुम पकड़ नहीं पाते। आगे पंक्ति है। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। यहाँ पर दीवानी का अर्थ होता है पगली। नाहक इसके शब्द का अर्थ होता है अनायास। बकना इसका अर्थ होता है व्यर्थ बातें करना, यानी नकामी बातें करना। कवि समझौते की बात। कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। यानी कुत्ता हंस के लोमड़ी को कहता है, क्या कहता है कि अरे पगली, अरे दीवानी, तुम नाहक यानी अनायास व्यर्थ बातें करती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती हो। आगे पंक्ति है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। इस काव्य की समझौती की बात करें। कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था।
यानी कुत्ता लोमड़ी से कहता है, क्या कहता है कि मैं जो दौड़ रहा था अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश जो दौड़ रहा था वो किस लिए दौड़ रहा था? अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। इस कविता की छिली पंक्ति की बात करते हैं। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। यहाँ शास्त्र का अर्थ होता है धर्म की पुस्तक, और यहाँ पर रोटी इसका हमें अर्थ करना है भोजन। संकट इसका अर्थ करेंगे हम मुश्किल का समय। कुत्ता क्या कहता है कि सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जब जान पर बंध आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। ये पंक्ति जो है परीक्षा में भी पूछाती रहती है। इस पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो इसकी समझौती इन पंक्तियों का भाव इसी तरह स्पष्ट करके लिखना है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है, अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच न आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति जो है वो लगा देनी चाहिए। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। यहाँ पर काव्य नंबर 9 जिसका नाम है कुत्ते की सीख, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, और साहित्य प्रकार था कथा काव्य, यहाँ पूर्ण होता है। काव्य नंबर 9 जिसका नाम था कुत्ते की सीख, जिसके कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, और साहित्य प्रकार था कथा काव्य। पूर्ण होने के बाद आपको कुछ व्याकरण की समझौती दे दूं और आपको गृह कार्य भी करना है, जिसकी मैं चर्चा कर लूं। इस काव्य में आने वाले शब्दों के अर्थ मैंने समझा दिए हैं। आगे मैं आपको इस काव्य में आने वाले विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द भी समझा देता हूं। पहला है एक, इसका विरुद्धार्थी होगा अनेक। दूर, इसका विरुद्धार्थी होगा निकट। आखिर, इसका विरुद्धार्थी होगा पहले। पीछे, इसका विरुद्धार्थी होगा आगे। निराश, इसका विरुद्धार्थी होगा आशावान। मोटी, इसका विरुद्धार्थी होगा पतली। कमाना, इसका विरुद्धार्थी होगा खर्चना। दूर, इसका विरुद्धार्थी होगा निकट। भीतर, इसका विरुद्धार्थी होगा बाहर। निराश, इसका विरोधार्थी होगा आशावान। समझ, इसका विरोधार्थी होगा नासमझी। इस काव्य में आने वाले संधि विग्रह की भी बात कर दूं। निराशा, निह वत्ता आशा। पुरुषार्थ, पुरुष वत्ता अर्थ। सूर्यास्त, सूर्य वत्ता अस्त। इस काव्य में आने वाले समास के प्रकार की भी बात कर लें। जीव जंतु, कर्मधारय समास। निराश, बहुव्रीहि समास। इस काव्य में आने वाले कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द की भी बात कर दें। शाखा का सिरा, जिसका अर्थ होता है फुनगी। कंटीले पौधों का समूह झाड़ी। दौड़ने की प्रतियोगिता दौड़। जोतने बोने की जगह खेत। शास्त्र, विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ। शास्त्र, इसका अर्थ होता है विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ। यहाँ पर इस व्याकरण की समझौती भी पूर्ण होती है। अब आपको पाठ नंबर 9 जिसका नाम था काव्य नंबर 9 जिसका नाम था कुत्ते की सीख, जिसके कवि थे रामधारी सिंह दिनकर और साहित्य प्रकार था कथा काव्य, तो आपको इस काव्य पूरा होने के बाद आपको गुरु कार्य करना है। इसमें आने वाले जितने भी शब्दार्थ हैं वो शब्दों के अर्थ लिखना है। उसके साथ आपको मैंने 2 मुहावरे भी समझाए हैं, तो मुहावरों के अर्थ देकर उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। उसके बाद विलोम शब्द यानी विरोधी शब्दों
जो आए हैं, जो मैंने समझाए हैं, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद संधि विग्रह भी करके आपको लिखना है। समास के प्रकार भी आपको बताना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी दीजिए, वो भी आपको लिखना है। और आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हैं, उस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को भी आपको लिख कर रखना है। समय आने पर ये गृह कार्य आपका जांचा जाएगा। धन्यवाद।